बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज हमने चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें वो कहता है द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम द रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 200 किलोहर्ट्ज। हमारे पास एक रेडियो ट्रांसमीटर है जिससे निकलने वाले सिग्नल्स की वेवलेंथ 1500 मीटर है जबकि फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज है। कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलोहर्ट्ज। आपने 1000 किलोहर्ट्ज ट्रांसमीटर से रिलीज होने वाली वेव्स की वेवलेंथ फाइंड करनी है एंड विद व्हाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल, और वो किस स्पीड से मूव करती हैं आपने वो स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो आइए इसका डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने हमें वेवलेंथ डिस्क्राइब की हुई है, दैट इज लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू 1500 मीटर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसने फ्रीक्वेंसी बताई हुई है दैट इज इक्वल टू 200 किलोहर्ट्ज। तो इसको मैं F1 का नाम दे देता हूं विच इज इक्वल टू 200 किलोहर्ट्ज। अब किलो को अगर हम ओपन करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10 रेज पर 3 हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू उसने बताई हुई है एन अदर फ्रीक्वेंसी, इसको हम F2 का नाम दे देंगे विच इज इक्वल टू 1000 किलोहर्ट्ज, जिसको लिख सकते हैं 1000 इंटू 10 रेज पर 3 हर्ट्ज। रिक्वायर्ड में हमें स्पीड की वैल्यू चाहिए और नंबर 2 हमने लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और f1 और लैम्डा 1 ये दो वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम यूज करते हुए पहले v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसमें f के साथ भी 1 आ जाएगा, लैम्डा के साथ भी 1 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, वो इसमें पुट कर देंगे। f1 की वैल्यू है 200 किलोहर्ट्ज, किलो की जगह पे 10 रेज़ पर 3 आ जाएगा, और वेवलेंथ की वैल्यू है 1500 मीटर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ पर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स जो कि ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है वेवलेंथ की, तो सेम फार्मूला यूज करेंगे एज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सेकंड की लेनी है और वेवलेंथ भी सेकंड की लेंगे, तो इसके साथ यहां पे भी 2 आ जाएगा और यहां पे भी 2 आ जाएगा। लैम्डा 2 की यहां से वैल्यू बन जाएगी v डिवाइडेड बाय f2 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है 3 इंटू 10 रेज़ पर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेकंड केस में 1000 किलो हर्ट्ज थी, तो किलो की जगह पे 10 पर 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा 300 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इसका सेकंड पोर्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि 2 स्पीकर्स आर अरेंज्ड एज इन द फिगर। ये हमारे पास इसकी डायग्राम बनी हुई है। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इज 3 मीटर एंड दे एमिट अ कांस्टेंट टोन ऑफ 344 हर्ट्ज। दोनों स्पीकर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है और इनसे एमिट होने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी 344 हर्ट्ज के इक्वल है। अ माइक्रोफोन P इज मूव्ड अलोंग द लाइन पैरेलल टू एंड 4 मीटर फ्रॉम द लाइन कनेक्टिंग टू स्पीकर्स। कहता है एक माइक्रोफोन P जिसको आप इन स्पीकर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल मूव करवाते हैं। ठीक है, इन स्पीकर्स को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस माइक्रोफोन को आपने उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल, मतलब यह कि इस लाइन के ऊपर मूव करवाना है। फिर वो कहता है इट इज फाउंड दैट द टोन of maximum loudness is heard and displayed on CRO when microphone is on the center of the line and directly opposite each speaker। कहता है कि हमने इस माइक्रोफोन को CRO के साथ कनेक्ट किया हुआ है
जब ये माइक्रोफोन दोनों स्पीकर्स के सामने वाली लाइन के सेंटर पॉइंट, जिसको हमने यहां पे ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके ऊपर आता है तो हमें मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देती है। कहता है कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड, आपने साउंड की स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। इसमें हमें डिस्टेंस डिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसने हमें डिस्क्राइब किया है, f इज इक्वल टू 344 हर्ट्ज। उसके बाद उसने हमें दो डिस्टेंसेस बताए हुए हैं। एक डिस्टेंस है बिटवीन द स्पीकर, इसको मैं नाम दे लेता हूं R1 का। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीकर विच इज इक्वल टू 3 मीटर। और दूसरा डिस्टेंस उसने स्पीकर और माइक्रोफोन के दरमियान डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको मैं नाम दे लेता हूं R2 का। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर के इक्वल है। तो ये यहां पे हम लिख लेते हैं R2 इज इक्वल टू 4 मीटर। रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे, हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये इंटरफेरेंस के आर्टिकल का है, जिसमें देखें हम अगर इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं तो वो हमें इस तरीके से नजर आएगी। दो स्पीकर्स लगे हुए हैं, उसकी जगह पे हमने S1 और S2 यहां पे मेंशन कर दिए। दोनों स्पीकर्स के दरमियान में डिस्टेंस 3 मीटर का है, वो 3 मीटर डिस्टेंस भी मेंशन है। स्पीकर्स और माइक्रोफोन के दरमियान डिस्टेंस 4 मीटर है, वो हमने यहां पे 4 मीटर डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसने हमें यह पॉइंट बताया था कि इस लाइन के सेंटर के ऊपर हमें मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देती है, तो वो हमने यहां पे सेंट्रल पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ है। अब इंटरफेरेंस के आर्टिकल में हमने ये बात पढ़ी थी कि सेंट्रल पॉइंट से जब आप मूव करते हैं आइदर साइड पे, यानी कि आप इससे ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं, तो कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपको फिर मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देगी। और वो स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ के बराबर होता है, जिसको हम पाथ डिफरेंस का नाम देते हैं, विच इज द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस। कि जब भी दो वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा के इक्वल होगी या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगी, हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं O पॉइंट से माइक्रोफोन को मूव करता हुआ एक नए पॉइंट पे जो कि O से लैम्डा डिस्टेंस अपवर्ड है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में मुझे फिर एक लाउड साउंड सुनाई देगी। क्योंकि मैंने रिलेशन यहां पे यूज करना है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो उसके लिए मेरे पास लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मेरे पास डाटा में एग्जिस्ट करती है। तो पहले इस क्वेश्चन में मैंने वेवलेंथ फाइंड करनी है। उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कहता है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन O एंड P1 विच इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि O के बाद फिर P1 पॉइंट के ऊपर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देती है। अब हम इसको लिखते हैं कि व्हाट इज लैम्डा। ये किस तरह से हमें मिलेगा, S2 P1 माइनस S1 P1। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म हमने आर्टिकल में भी लिखी थी, जिसका मतलब यह है कि P1 पॉइंट कब बनता है, जब S2 की एक साउंड वेव पहुंचती है इस पॉइंट के ऊपर, उसको हम इस तरह से लिखेंगे, और फिर S1 की एक साउंड वेव पहुंचेगी P1 पॉइंट के ऊपर, और दोनों की मिक्सिंग P पॉइंट के ऊपर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती है, जिसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमने यहां पे मेंशन की हुई है। इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि इसमें S1 P1 ये वाली वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जिसको उसने 4 मीटर डिस्क्राइब किया हुआ है, जबकि S2 P1 ये डायगोनल जो आपको नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू एक्चुअली हमने यहां पे पहले कैलकुलेट करनी है। इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसी डायग्राम में देखें, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है विच इज S2 S1 एंड P। इस राइट एंगल ट्राइंगल में से आपने इस हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि परपेंडिकुलर हमें 3 मीटर दिया हुआ है और बेस की वैल्यू हमें 4 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं कंसीडर ट्राइंगल S2 S1 P1
इसमें S2P1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S1S2 होल स्क्वायर प्लस S1P1 होल स्क्वायर। पिथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब S2P1 इज इक्वल टू S1S2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 मीटर, यहां पे आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस S1P1 की वैल्यू इसके इक्वल है विच इज इक्वल टू 4, तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, तो यहां पे हम लिख देते हैं 25 स्क्वायर रूट, और S2P1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 मीटर के इक्वल। अब हमने ये वाली वैल्यू इस रिलेशन में पुट करनी है, तो वेवलेंथ हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। सो 1 बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू S2P1 माइनस S1P1। S2P1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया विच इज 5, माइनस S1P1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी दैट इज इक्वल टू 4, तो यहां से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। स्टूडेंट्स, अब वेवलेंथ भी हमारे पास आ गया, फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, तो सिंपली स्पीड कैलकुलेट करते हैं। नाउ v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी उसने डिस्क्राइब की हुई है 344 हर्ट्ज, और वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1 मीटर, सो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 344 मीटर पर सेकेंड। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ स्टेशनरी वेव इज एस्टैब्लिश्ड इन अ स्ट्रिंग व्हिच इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। डिटरमिन इट्स वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कहते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ उसने डिस्क्राइब की हुई है कि ये 120 सेंटीमीटर के इक्वल है। फिर हमने स्ट्रिंग को दोनों साइड से बांध के रखा हुआ है, और इस स्ट्रिंग के अंदर जब हम वाइब्रेशन जनरेट करवाते हैं तो वो कहता है 4 सेगमेंट्स इसके अंदर बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। कहता है इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही होती है कॉरेस्पॉन्ड टू दीज 4 सेगमेंट, उसकी वैल्यू कितनी है, 120 हर्ट्ज के इक्वल है। आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है और साथ में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब इसका हम डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी लेंथ की विच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, और मीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। फिर उसने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिस्क्राइब की हुई है विच इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज, और ये कब की फ्रीक्वेंसी है, जब स्ट्रिंग 4 सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रहा था, इस वजह से हम इसको F4 लिखेंगे। और नंबर ऑफ सेगमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, या नंबर ऑफ लूप्स भी इसको कह सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 के इक्वल है। अब रिक्वायर्ड है हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है विच इज लेमडा, और साथ में वो कहता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको F1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि एज L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैरीज। अब हमने ये देखना है कि स्ट्रिंग की जो L लेंथ है ये कितनी वेवलेंथ्स कैरी करती है। तो हमें यह बात पता है कि 2 लूप्स जो है वो एक वेवलेंथ बनाते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि L लेंथ के अंदर हमारे पास यहां 2 वेवलेंथ्स आ रही हैं। तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैरीज 2 वेवलेंथ्स, 2 वेवलेंथ्स।
सो हम इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 2 लेमडा। अब हमने यहां से लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू L बाय 2। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, विच इज 1.2 मीटर, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने सेकंड पोर्शन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो वो कहता है कि एज जनरल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन द स्ट्रिंग, उसके लिए हमारे पास होता है Fn दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F1, वेयर n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ लूप्स और F1 जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहां से F1 की वैल्यू निकालनी है, सो F1 इज इक्वल टू Fn डिवाइडेड बाय n वैल्यू आ जाएगी, और n का हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है 4 के इक्वल। हमारे केस में ये वैल्यू प्लेस कर देंगे तो F1 दैट इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4, और F1 का आंसर आ जाएगा 30 हर्ट्ज के इक्वल। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन भी यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट एमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट व्हेन। एक हमारे पास नोट है जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज के इक्वल होती है। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है जब वेवलेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। अगर आप टेंशन को सेम रखते हैं और वेवलेंथ ऑफ द वेव को आप 1/3 रिड्यूस कर देते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फिर सेकंड पार्ट में वो कहता है टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। यहां पे आपने लेंथ को कांस्टेंट रखना है और टेंशन को 1/3 इंक्रीज करना है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी। तो इसके लिए आइए स्टूडेंट्स डाटा लिखते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसने दी हुई है f, विच इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ f ओवर m। बेसिकली इस कंप्लीट फैक्टर की वैल्यू उसने हमें डिस्क्राइब की हुई है 300 हर्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसमें रिक्वायरमेंट लिखनी है कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड में उसने कहा है आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तब फाइंड करनी है व्हेन lambda is reduced by 1/3, और फिर वो कहता है आपने फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है जिसको हम f डबल प्राइम का नाम दे देते हैं, when टेंशन, जिसको यहां पे फॉर्मूला में f से रिप्रेजेंट किया हुआ है, is increased by 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि since tension is constant, so speed remains same। तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं v is equal to f lambda, इक्वेशन नंबर 1, and v is equal to f प्राइम एंड lambda प्राइम, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वो कहता है यहां से lambda प्राइम जो है वो हमने फाइंड करना है पहले, जो कि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है इज रिड्यूस्ड बाय 1/3। तो इसको हम कहते हैं कि
एज लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू, पहले वाली वेवलेंथ में से आपने 1/3 टाइम्स ऑफ वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वेवलेंथ में से λ/3 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 2/3 लैम्डा। कंपेयरिंग 1 and 2, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटीज हैं तो हम लिख सकते हैं एफ लैम्डा इज इक्वल टू एफ प्राइम लैम्डा प्राइम। हमने यहां से एफ प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, सो एफ प्राइम दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम, विच इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एज इट इज आ जाएगा, और लैम्डा प्राइम की हमने वैल्यू कैलकुलेट किया विच इज 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा से कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह से एफ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 450 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास एफ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने एफ डबल प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द सेकंड केस। दिस इज केस नंबर 2, जिसमें वो कहता है कि एज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2L अंडर रूट ऑफ F/m, जिसकी डाटा में हमने वैल्यू 300 हर्ट्ज लिखी हुई है। अब वो कहता है कि इस सिचुएशन में आप टेंशन को 1/3 इंक्रीज कर दें, तब जनरेट होने वाली न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम कहते हैं कि व्हेन टेंशन इज increased by 1/3, then new frequency is f डबल प्राइम से हमने इसे रिप्रेजेंट किया विच इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ f प्राइम डिवाइडेड बाय m। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने पहले f प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कितनी होती है। तो f प्राइम जो है वो इक्वल आता है इनिशियल टेंशन में 1/3 टाइम्स टेंशन को बढ़ाने से। हमने इसमें एडिशन का साइन लिख दिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो f प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 4/3 टाइम्स ऑफ f। तो इक्वेशन नंबर 1 में f प्राइम की जगह पे अब हम ये वाली वैल्यू प्लेस करने लगे, इंप्लाइज दैट f डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ 4/3 टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाय m। अब स्टूडेंट्स इसमें से 4/3 वैल्यू को हम बाहर निकाल दें, ये वैल्यू आ जाएगी f डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2L अंडर रूट ऑफ f/m। अब यहां पे ये जो ब्रैकेट में फैक्टर हमें नजर आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हम इसको लिख सकते हैं f डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.15 मल्टीप्लाई बाय ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है f आ जाएगा। f की वैल्यू हमें पता है दैट इज 300, वो यहां पे प्लेस कर देते हैं 1.15 मल्टीप्लाई बाय 300, और आंसर इसका आ जाएगा 346 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का भी आंसर आ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एन ऑर्गन पाइप हैज द लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोड एंड नेक्स्ट हार्मोनिक
व्हेन इट इज ओपन एट बोथ एंड, ये हमारे पास फर्स्ट केस बन जाएगा। क्लोज्ड एट वन एंड, ये हमारे पास सेकंड केस बन जाएगा। और इसमें स्पीड ऑफ साउंड उसने डिस्क्राइब की है कि 350 मीटर पर सेकंड आपने यूज करनी है। अब स्टूडेंट इसमें एक बात याद रखिएगा कि उसने आपको कहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट, जिसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद आपने इससे अगला हार्मोनिक भी फाइंड करना है। अगर मैं ओपन एंड की बात करूं तो ओपन एंड में इवन और दोनों हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ओपन एंड के केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी F2। अगर हम क्लोज एंड की बात करते हैं तो क्लोज एंड में हमें यह बात बताया कि हमेशा ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें F1 के साथ F3 वैल्यू आ जाएगी। यह बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में सबसे पहले उसने लेंथ डिस्क्राइब की है विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करके 0.5 मीटर। साथ में उसने स्पीड की वैल्यू डिस्क्राइब की है विच इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें रिक्वायर्ड लिखते हैं। रिक्वायर्ड के भी हम यहां पे दो केसेस ही बना लेंगे, जिसमें वो फर्स्ट केस में कहता है कि व्हेन ऑर्गन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। इस सिचुएशन में हमने वैल्यू फाइंड करनी है F1 की और F2 की, जबकि सेकंड केस में वो कहता है, इसको केस ए कह लेते हैं, केस बी बन जाएगा, व्हेन ऑर्गन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। इस सिचुएशन में भी आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी F1 और साथ में नेक्स्ट हार्मोनिक फाइंड करना है, तो वो इस केस में क्या बन जाएगा F3। ये चार वैल्यूज आपने फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेट करनी है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम केस 1 सॉल्व करेंगे, जिसको हम लिख लेते हैं बोथ एंड्स ओपन। स्टूडेंट इसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है Fn इज इक्वल टू NV डिवाइडेड बाय 2L। अब इसमें n जो है वो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को डिस्क्राइब करता है। फंडामेंटल के लिए इसकी वैल्यू हम 1 यूज करते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट केस में फॉर फंडामेंटल नोट n इज इक्वल टू 1, सो F1 इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी की वैल्यू 350 डिवाइडेड बाय 2 और लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो इसका आंसर आ जाएगा F1 दैट इज इक्वल टू 350 हर्ट्ज। अब ओपन एंड के केस में ही आपने नेक्स्ट हार्मोनिक फाइंड करना है। फॉर नेक्स्ट हार्मोनिक n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे इसी रिलेशन में, तो ये बन जाएगा F2 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 350 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5, और इसका आंसर आ जाएगा 700 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स हमने वन एंड क्लोज्ड के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो आइए देखते हैं। सेकंड केस में कहता है कि व्हेन वन एंड इज क्लोज्ड। इस सिचुएशन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला होता है Fn दैट इज इक्वल टू NV डिवाइडेड बाय
4L, और इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, इवन हार्मोनिक्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर हम फंडामेंटल हार्मोनिक या फंडामेंटल नोट की बात करते हैं, कहता है कि फॉर फंडामेंटल नोट n की वैल्यू हम प्लेस करेंगे 1, सो ये बन जाएगा F1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इसका आंसर आ जाएगा 175 हर्ट्ज। सेकेंडली फिर हमने इससे नेक्स्ट हार्मोनिक की बात करनी है। फॉर नेक्स्ट हार्मोनिक, स्टूडेंट यहां पे खास ख्याल रखिएगा कि 1 के बाद आपने जब नेक्स्ट हार्मोनिक के ऊपर जाना है तो वो इस केस में 2 नहीं बनेगा, इस केस में उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग n is equal to 3 in the equation, so we have F3 is equal to 3 multiply by 350 divided by 4 into 0.5। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर बन जाएगा 525 हर्ट्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर यहां पे खत्म हो जाता है। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।